नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। पिछले 5 साल से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। मार्च 2011 से सरकार और सीरियाई लोगों के बीच एक युद्ध चल रहा है, जिसकी भेंट अब तक लाखों लोग चढ़ चुके हैं। 2017 आने को है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां एक और बशर अल असद सरकार की सेना के कत्लेआम बढ़ गए, वहीं अब सीरियाई एलेप्पो के गांव छोड़कर भागने को भी अब मजबूर हो रहे हैं। वैसे तो ये सिलसिला कई सालों से जारी है। इस हिंसक प्रदर्शन ने अब तक लाखों लोगों की जान ली है और हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि 50,000 से ज्यादा लोगों पर नरसंहार का खतरा अब भी बरकरार। सीरिया में असद का साथ देने के लिए तुर्की में रूस के राजदूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीरिया के बदतर हालात पर यह हमारी खास पेशकश, टुकड़े टुकड़े सीरिया। तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की हत्या कर दी गई। तुर्की की राजधानी अंकारा में रूसी राजदूत एक आर्ट गैलरी में भाषण देने के लिए उठे ही थे कि उन पर 22 साल के मेवलूत मेहते एडिंटास ने गोली चला दी। बताया गया कि हमलावर एक पुलिस अधिकारी है। सीरिया में रूस की दखलंदाजी के चलते ये हालात पैदा हुए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हत्या को सीधे सीरिया से जोड़कर देखा जा सकता है। रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की सोमवार को अंकारा में उस वक्त गोली मार करके हत्या कर दी गई जब वो कला प्रदर्शनी देखने गए थे। राजदूत पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुर्की का ही एक पुलिस अफसर था। हमलावर ने बंदूक बाहर निकाली और राजदूत को पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही कार्लोव जमीन पर गिर गए और गोली चलाने के बाद हमलावर चिल्ला रहा था, अलेप्पो को मत भूलो, सीरिया को मत भूलो। हमले के बाद मॉस्को में विदेश मंत्रालय ने कहा, अंकारा में एक हमले में रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव घायल हो गए और कुछ ही देर के बाद उनकी मौत हो गई। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया जाएगा। आतंकवाद की जीत नहीं हो सकती। अंकारा के मेयर ने बंदूकधारी की पहचान तुर्की के पुलिसकर्मी के रूप में की है। कुछ दिनों पहले ही तुर्की ने सीरिया में रूस की भूमिका का विरोध किया था। हालांकि रूस और तुर्की फिलहाल तहस नहस हुए अलेप्पो शहर से नागरिकों को निकालने का काम मिलकर कर रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये रूस और तुर्की के रिश्तों को खराब करने के लिए किया गया हमला है। साथ ही रूस, तुर्की, ईरान और कई देशों की तरफ से सीरिया में चलाई जा रही शांति प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश। This murder is clearly a provocation aimed at undermining the improvement and the normalization of the Russian-Turkish relations, as well as at undermining the peace process in Syria promoted by Russia, Turkey, Iran and other countries interested in settling this conflict in Syria. The only response we should offer to this murder is stepping up our fight against terror, and the criminals will feel the heat. The Russian investigative committee has already launched an investigation into this killing. In my telephone conversation with the Turkish president just now, we have to know who organized the killing, who gave orders to the assassin. सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में रूस ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया। इस तरह रूस सीरियाई विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है। इससे तुर्की में एक बड़ा तबका नाराज है और अपमानित महसूस कर रहा है। रूस के इस समर्थन को लेकर तुर्की में हाल ही में कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन ये हो सकता है कि हमलावर ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया हो। इससे पहले पिछले साल तुर्की ने रूस के एक लड़ाकू विमान को अपने हवाई क्षेत्र में गिराया था। तुर्की ने इस युद्ध विमान के अपने हवाई क्षेत्र में आने से अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन इसे करार दिया था। हालांकि इसके बाद से तुर्की और रूस ने आपस में किसी भी तरह के टकराव से बचने की कोशिश की थी और आपसी रिश्ते सामान्य बनाने के लिए प्रयासरत थे। लेकिन अब रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव की हत्या के बाद शायद ही ये कोशिश कामयाब हो। सीरिया को समर्थन देने के बाद से रूस के साथ तुर्की के रिश्तों में तल्खी आनी शुरू हो गई थी। सीरिया में तुर्की राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों का साथ दे रहा है। आंद्रे कार्लोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मध्य पूर्व के दौरे के समय हमेशा ही साथ रहते थे। पिछले कुछ सालों से रूस मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से प्रभावी होने की कोशिश में लगा हुआ है। इन कोशिशों में मारे गए रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोव की अब तक की भूमिका काफी अहम रही थी।
सीरियाई गृह युद्ध में अब तक आधी से ज्यादा सीरियाई आबादी विस्थापित हो चुकी है। बाहरी ताकतें लगातार सीरिया के इस गृह युद्ध में अपना दखल बनाए हुए हैं। सीरिया में सक्रिय बाहरी ताकतें सीरिया में हालात सुधारने के बजाय आपसी तकरार में ही उलझी हुई है, जिनमें से रूस और तुर्की भी शामिल है। आकांक्षा सिंह, APN। सीरिया का एक इलाका है अलेप्पो। यहां पर पिछले दिनों से भयानक लड़ाई जारी। सेना ने 15 दिसंबर को पूरी अलेप्पो पर नियंत्रण करने के साथ ही आतंकियों के कब्जे से अलेप्पो को आजाद करा लिया है। यहां पर ज्यादातर आतंकवादी जिहादी संगठनों जैसे अल कायदा से जुड़े, नुसरा फ्रंट से जुड़े हुए थे। अलेप्पो को मुक्त कराने के बाद राष्ट्रपति बशर असद ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। उन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बताया है। अलेप्पो को विद्रोहियों के कब्जे से मुक्त कराने के बाद इतिहास पहले जैसा और बाद में भी वैसा नहीं रहेगा। मैं सोचता हूं कि अलेप्पो के लिबरेशन के बाद न केवल सीरिया के हालात बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात अलग होंगे। ये इतिहास जो बनाया गया है वो बधाई के शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा है। अलेप्पो की आजादी इस लंबी जंग में निर्णायक मोड़ ले सकता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से जो चीजें शुरू हुई थी वो रुकी हैं और रुझानों पर विपरीत असर पड़ा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से संसार के सत्ता संतुलन में अचानक खालीपन आ गया था, जिसके चलते कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गईं और कई देशों में विध्वंसक घटनाएं हुई। कोई भी देश अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों को रोकने में समर्थ नहीं था। ये देश वही करते थे जो वो चाहते थे। संयुक्त राष्ट्र ने अपने को सीमित कर लिया था और वो सिर्फ मूक दर्शक हो गया था। नाटो का विस्तार अमेरिका के आधिपत्य को यूरोप तक बढ़ाने की ओर पहला कदम था। इसका मकसद वैश्विक प्रभुता कायम करना था। नाटो की एक नई भूमिका तय की गई कि वो अपने सदस्य देशों के बाहर उन देशों को नष्ट कर दे जो अमेरिका की राह में खड़े हों। नाटो पूरे संसार के लिए आतंक फैलाने वाला एक हथियार बन गया। नाटो का पहला अवैध इस्तेमाल युगोस्लाविया में 1999 में बमबारी के लिए किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसके लिए इजाजत नहीं दी गई थी। रूस भी इसे रोक पाने में काफी कमजोर था। इसके बाद तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मामला यह है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया जितना भी है या वेस्टर्न पावर्स जो हैं, उनकी नजर में टेररिस्ट उस वक्त तक टेररिस्ट नहीं होता है जब तक वो अमेरिकन इंटरेस्ट पर हमला नहीं करता। जब वो अमेरिकन इंटरेस्ट पर हमला करने लगता है तो उसको टेररिस्ट कहते हैं। अदरवाइज वो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, स्ट्रगल करने वाले होते हैं, वो अपराइजिंग होती है, वो इनकलाब होता है, वो सब जो भी कर रहा होता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुश जूनियर ने 1972 की एंटी बैलिस्टिक संधि को 2002 में एक तरफा खत्म कर दिया। ये अमेरिका के एक अधिकारवाद की घोषणा थी जो उनके व्यवहार का हॉलमार्क बन गया। इसी के बाद उसने 2003 में इराक पर धावा बोला कि उसके पास भारी विध्वंसक हथियार हैं। निश्चित रूप से ये झूठा दावा था। बाद में इराक के पास कोई भारी विध्वंसक हथियार नहीं मिले। इराक पर धावा बोलने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य तेल कुओं पर कब्जा करने का था और इजराइल का उद्देश्य इराक और सीरिया जैसे बड़े अरब इस्लामिक राज्यों को खत्म करने का था। ये युद्ध अपराध थे और मानवता के खिलाफ अपराध थे जो पहले इराक में और बाद में सीरिया में किए गए। जो वीडियो में आते जैसे आपके 13 साल पहले जब तक अमेरिकन इराक इन्वेजन कर चुका था, वहाँ पर क्या कह रहे हो? हमारे के लिए सिर्फ इन्वेजन, ओपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उसके लिए तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा जो लिंक कर दिया था। जब 2011 की शुरुआत में अरब बसंत की रोशनी में सीरिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे, तब कुछ देशों ने इसे असद शासन को खत्म करने के अवसर के रूप में देखा। 2001 की शुरुआत में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। इसमें इजराइल, अमेरिका, यूके, फ्रांस, टर्की, सऊदी अरब और कतर थे। उन्होंने भाड़े के सैनिकों के रूप में सीरिया में घुसपैठ की थी। उनमें से ज्यादातर आतंकी और जिहादी संगठनों जैसे अल कायदा से जुड़े हुए थे। ये विदेशी लड़ाके जिन्हें टर्की और जॉर्डन में प्रशिक्षित किया गया था और शस्त्र दिए गए थे, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों में घुल मिल गए और उन्होंने सीरिया के सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी जो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, कुछ नागरिक इस क्रॉस फायरिंग की चपेट में आ गए और मारे गए। पश्चिमी देश और उसके सहयोगी देश इन घटनाओं में कूद गए और आरोप लगाया कि सीरियाई शासन में जानबूझकर अपने ही लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। इन देशों की मांग थी कि राष्ट्रपति असद पद छोड़ें। टर्की और जॉर्डन ने शिविर उपलब्ध कराए।
जहां भाड़े के सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया। सऊदी और कतर के लोगों ने ऑपरेशंस के लिए फंडिंग की, हथियारों की खरीद के लिए भुगतान किया। अमेरिका, यूके और उनके पश्चिमी सहयोगी देशों ने उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया। लीबिया में शासन बदलाव में 7 महीने लगे। पश्चिमी देशों ने सोचा कि ऐसा ही सीरिया में भी किया जा सकता है। यहाँ उनका आकलन गलत साबित हुआ। सीरिया लीबिया नहीं था। सीरिया की सेना 5 साल तक वीरता के साथ लड़ी, लेकिन 4 लाख लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। पूर्वी अलेप्पो को जिहादी संगठनों जैसे कि नुसरा फ्रंट ने जुलाई 2012 में अपने कब्जे में कर लिया। रूस सितंबर 2015 में सीरिया के आमंत्रण पर सीरिया के युद्ध में कूदा। ये वह वक्त था जब देश के ज्यादातर हिस्से पर आतंकवादी कब्जा करते जा रहे थे। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनान के हिजबुल्लाह भी जिहादियों से लड़ने के लिए सीरिया की सेना में शामिल हो गए। रूसी वायुसेना ने आतंकियों के ज्यादा ठिकाने नष्ट कर दिए। रूस के दखल के बाद से अलेप्पो को मुक्त कराने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा और अलेप्पो 15 दिसंबर 2016 को मुक्त करा लिया गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से ये पहली दफा है जब पश्चिम और उसके सहयोगी देशों की स्पष्ट सैन्य पराजय हुई है। ये एक संकेत भी है कि रूस एक बड़ी वैश्विक शक्ति में फिर उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल सीरिया में बिगड़े हालात के पीछे कई वजहें हैं। जानकारों का मानना है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के चलते वहां पर बर्बादी हुई। सीरिया के हालात पर हमने विदेश और रक्षा मामलों के जानकार कमर आगा से खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, ये हम आपको बताते हैं। तुर्की में रशियन एम्बेसडर की हत्या के बाद जिस तरीके के पूरा समीकरण बन रहा है, उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं। सर, ये जो हुआ, अगर इसके पीछे की वजह देखी जाए तो क्या कारण लगता है आपको? ये इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि रशिया का जो सीरिया में इन्वॉल्वमेंट है, रशिया लगातार वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहा है। उस बॉम्बिंग के चलते हुए बहुत से लोग मरे भी हैं। अधिकतर उसमें आतंकवादी हैं, मगर इनोसेंट लोग भी ऐसे मौके पे मरते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि विचारधारा, जिस विचारधारा के खिलाफ ये लड़ाई हो रही है, जो आतंकवाद को बढ़ाती है, इस विचारधारा के काफ़ी विस्तार हो चुका है उस पूरे क्षेत्र में। और टर्की में भी काफ़ी ये नज़र आता है। फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस या जिनको हम जिहादी फोर्सेस का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि अब वो सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आ गई, और सोसाइटी में आने की वजह से ये प्रॉब्लम पुलिस और दूसरे इंस्टीट्यूशन, जुडिशियरी या मिलिट्री, सारे इंस्टीट्यूशंस में ये नज़र आती है। और यही कारण है कि उनकी एम्बेसडर, रशियन एम्बेसडर की जो हत्या की एक पुलिस वाले ने की, जो इस तरह की मानसिकता थी उसकी। सीरिया जो है, सीरिया को लेकर के जो तमाम मूवमेंट चलता रहा अभी तक, ये जो देखा गया, इस घटना के बाद आपको लगता है कि क्या मोड़ आने वाला है या क्या हो सकता है? देखिए, मोड़ अगर मैं समझता हूँ कि रजब तैयब अर्दोगान जो है, उन्हीं ने ये देख लिया है कि अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू हुई तो टर्की की भी वही हालत होगी जो सीरिया की हुई। अब इनकी कोशिश है कि उसको किसी तरह से बचा लें। अब अमेरिका के रुख में क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव होगा या क्या स्ट्रेटजी होगी अब? देखिए, अमेरिका की ये बड़े देशों की पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं होता ज़्यादा बड़ा। उनकी पॉलिसी बेसिकली रिजीम चेंज की थी, जो जॉर्ज बुश ने इंट्रोड्यूस की थी, और उससे पहले उनकी पॉलिसी कंटेनमेंट की थी। उन रिजीम को कंटेन करना, कमज़ोर करना जो अमेरिका के से जिनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, जैसे इराक, सीरिया, लीबिया और दूसरे देश जो उस क्षेत्र के थे। उसके बाद जॉर्ज बुश आए तो उन्हीं ने कहा कि कंटेनमेंट काम नहीं कर रहा है, हमको रिजीम चेंज चाहिए। उन्हीं ने अफ़गानिस्तान और इराक की रिजीम चेंज की, और बराक ओबामा साहब के पीरियड में लीबिया की रिजीम चेंज हुई और सीरिया के लिए कोशिश की गई, मगर उनको अभी तक कामयाबी नहीं मिली। तो ये थे कमर आगा साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके का इम्पैक्ट होगा इस घटना के बाद, और ख़ास तौर पर अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और बाकी जो जहाँ तक तुर्की, रसिया और सीरिया की बात है, वहाँ पर कैसे घटनाक्रम आगे रहेंगे और क्या स्थितियाँ बन सकती हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली।
सीरिया में खून की होली खेली जा रही है और दुनिया की सारी तथाकथित महाशक्तियां तमाशबीन की तरह मैदान के बाहर बैठकर इस नरसंहार को देख रही हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सीरिया में मौत का यह नंगा नाच पूरी दुनिया देख रही है। महाशक्तियों का इस तरह मुखदर्शन बने रहना महाभारत के उस दुखद प्रसंग की याद दिलाता है, जब महान योद्धाओं से भरे सम्राट धृष्टराज के सभागृह में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और सारे तथाकथित महायोद्धा कसमसाकर रह गए, लेकिन नजरें फेरने के अलावा कुछ ना कर सके। उनके शर्मनाक आचरण का वो कलंक आज तक जनमानस में टीस पैदा करता है। बशर अल असद 2000 से राष्ट्रपति या कहें तानाशाह के रूप में सीरिया के तख्त से चिपके हुए हैं। ये तानाशाही उन्हें अपने पिता हाफिज अल असद से विरासत में मिली, जिन्होंने इनसे पहले 30 साल तक सीरिया पर शासन किया। सीरिया और इंग्लैंड में डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने वाले बशर ने जब सत्ता संभाली तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उम्मीद जागी थी कि सीरिया में राजनीतिक सुधार होगा, पर वो विश्वास भ्रम ही साबित हुआ। मध्य पूर्व की क्रांतियों में जब एक के बाद एक तानाशाह धराशायी हुए तो सीरिया में भी विरोध की दबी चिंगारी ने आग पकड़ ली। मध्य पूर्व के राष्ट्रों ट्यूनीशिया, लिबिया, मिस्र और यमन की तरह 2.5 साल पहले यहां भी जनता ने राष्ट्रपति बशर और उनकी सरकार के विरुद्ध जंग छेड़ दी। शुरू में उत्साहवर्धक सफलता मिली और कई इलाकों से सरकार समर्थित सेना को खदेड़कर विरोधी लड़ाकों ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। बशर शासन के अंत को नजदीक जानकर विश्व समुदाय ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे विरोधी सेना के पास हथियार कम पड़ने लगे तो उन्होंने तमाम देशों से सहायता की गुहार की। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे यूरोपीय देशों और अमेरिका ने इस मसले पर अपनी दूरी बनाए रखना ही जरूरी समझा। जब तक अमेरिका के हितों को, स्वार्थों को नुकसान नहीं होता, तब तक दुनिया में किसी को फिक्र नहीं होता। न केवल सीरिया की बल्कि इराक की तबाही, सीरिया की तबाही, लीबिया की तबाही, अफगानिस्तान की तबाही, आप फिलिस्तीनियों की तबाही कहीं भी देखिए। अमेरिका ने अपनी ऑयल की पॉलिटिक्स में जो कुछ किया है वो तबाही तो वहां से शुरू हुई है। वो रिजीम चेंज नाम से जो चीज हुई है। आर्थिक कारणों के अलावा जो दूसरा बड़ा कारण था वो ये कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जहां तानाशाहों को उखाड़ा गया, वहां 2 साल के बाद भी कोई वैकल्पिक सशक्त व्यवस्था उभर कर उन देशों को नेतृत्व नहीं दे सकी। सारे देश अराजकता के दौर से गुजर रहे हैं। दूसरी ओर रूस और चीन बशर को हटाने के विरोध में है। इन सब उलझनों के बीच गृह युद्ध में फंसे सीरिया में एक नया मोड़ आया है, जब आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड ने मौका देखकर अपनी शक्ति को सीरिया के इस गृह युद्ध में झोंक दिया। अब स्थिति यह है कि हर खड़ा 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। बशर को बहाना मिल गया और उन्होंने अपने इस रक्तपात को आतंकवाद के विरुद्ध जंग घोषित कर दिया। ये अल-कायदा वाले लोग, जो लोग वहां पर 3 साल के लिए अलेप्पो में बिल्कुल इनसर्कल करा दिया था, वो हमारे लोग वहां पर कितना सफर हो गया। 50 लाख आदमी है अलेप्पो के वहां पर रहने वाले। अलेप्पो और दमास्कस में दोनों का शहर का उनकी 55% के लिए जो हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से आप समझ लो। ये बाकी लोग को 3 साल के लिए किसी को बोला भी नहीं है क्या हो रहा है सीरिया के अंदर, क्या हो रहा है अलेप्पो का, क्योंकि सरकारी वहां पर रहने के लिए, लेकिन बीसीज्ड बाय द टेररिस्ट। और कहने को तो वो शुरू से इस लड़ाई को आतंकवाद के विरुद्ध बता रहे थे, पर विश्व समुदाय इसे कुछ तवज्जो नहीं दे रहा था। मुस्लिम ब्रदरहुड के घुस जाने से सारे समीकरण बदल गए। खाड़ी के देशों सहित कई राष्ट्र मुस्लिम ब्रदरहुड को सत्ता में नहीं देखना चाहता, क्योंकि मिस्र में किए गए प्रयोग से पहले ही सबके हाथ जल चुके हैं। बशर ने बड़ी चतुराई से रासायनिक हथियारों के उपयोग का दोष भी बड़ी आसानी से आतंकी संगठन पर मढ़ दिया। कभी कभी अनिर्णय का नतीजा गलत फैसले से ज्यादा खतरनाक होता है। महाशक्तियों का कोई फैसला न लेना आज सीरिया को ऐसे तिराहे पर ला खड़ा किया है जहां हर रास्ता आत्मदाह की ओर जाता है। महाशक्तियां न बशर को समर्थन दे सकती हैं और न मुस्लिम ब्रदरहुड को।
गलत हाथों में पड़ने के डर से जनता को भी शस्त्र मुहैया नहीं करवाया जा सकते। विश्व समुदाय अगर जनता का साथ दे तो उनके पास वैकल्पिक प्रशासन देने के लिए नेतृत्व का अभाव है। बशर को उखाड़ना सीरिया को और बड़े गृह युद्ध की तरफ धकेलना है और बशर को बनाए रखना मानवता पर कलंक। विश्व को यह गुत्थी सुलझाने के लिए मंथन करना होगा और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा। सीरियन गवर्नमेंट रशिया के साथ मिलके जो काम वहाँ कर रही है, तो उन्होंने अलाउ किया है उनको जाने के लिए कि ठीक है आप जाइए। तो वो इदलिब की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो अभी भी सीरियन सरकारी कब्जे में नहीं है, वो अपोजिशन के हाथ में ही है। पिछले 2 साल में 1 लाख लोगों की जान गंवाने वाले सीरिया को इस अंधेरे कुएं से बाहर निकालना होगा, वरना धृतराष्ट्र की सभा की तरह आज की तथाकथित महान शक्तियां मानवता के चीरहरण में भागीदार होंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में ताकत है जिसे बड़ी भूमिका निभानी होगी, पर अभी तक तो उसने निराश ही किया है। महत्वाकांक्षी महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्तियों को कमजोर कर रखा है और इस तरह उन्होंने स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय थोड़ा हरकत में आया है। अगर बशर सरकार के विरुद्ध यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो शायद विश्व का एक और तानाशाह का अंत जल्द हो, लेकिन सीरिया की समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक वहां कोई वैकल्पिक सर्वमान्य, सुदृढ़ और सियासी सरकार न बन जाए। अमित यादव, APN। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। APN न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।